कई लोग पूछ सकते हैं कि अगर ईवीएम हैक हो जाता है तो वो कैसे जीत रहे हैं। देखिए, ईवीएम का जो खेला है बहुत ही षड्यंत्रकारी रूप से चलाया जाता है। यह तय किया जाता है कि कौन जीतेगा। सिर्फ यह नहीं तय किया जाता है, यह भी तय किया जाता है कि सेकंड कौन आएगा, चूंकि उसके बाद लोगों को अगर साथ खड़ा होकर मुकाबला करना है ईवीएम के तोते वाले राक्षस भारतीय जनता पार्टी का, तो वो भ्रम में रहे कि किसके पास अधिक लोगों की संख्या है। चुनाव आयोग पूछती है कि आप साबित करें कि ईवीएम गलत है। मैं प्रश्न उल्टा करता हूं, आप साबित करें कि जो वोट हमने ईवीएम में दिया वो उसी प्रत्याशी को गया जिसको हमने वो वोट दिया। वो नहीं कर सकते हैं साबित। मैं चैलेंज करता हूं, चुनौती देता हूं बीजेपी के आईटी सेल को कि उस समय के टाइमलाइन के साथ, आपके वीडियोस में तो रहता है टाइमलाइन, आप जारी करें। जो 15 साल की बच्ची पर एफआईआर भी किया गया, उसे बताया क्या गया कि 25 साल की है। आप लोग पढ़े होंगे। तो ये झूठ, फरेब और लाठी वगैरह की बात तो आई नहीं। सारे देश से एक विनती करना चाहूंगा कि ये लड़ाई तभी हम जीतेंगे जब इस देश से ईवीएम हटेगा, जब वास्तविक रूप से जनतंत्र वापस आएगा, जब आपकी वोट की ताकत आप ही की वोट की रहेगी, जब यह फैसला होगा कि जिसको वोट मिला वही जीता है, तब जाकर इस देश में न लाठी गोली चलाने की छात्रों पर और युवाओं पर कोई हिम्मत करेगा, न इस देश के संसाधन को कोई बेचने का हिम्मत करेगा, न इस देश को जाकर विदेशों में डील करके किसानों की गर्दन काटने का कोई हिम्मत करेगा, और न ही इस देश के युवाओं के रोजगार को रौंद कर और उनको यह कहने के लिए कि मैंने तुम्हें माफ किया, ऐसी कोई जरूरत नहीं करेगा। जय साहू जी महाराज, जय महात्मा फूले, जय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जय मंडल, जय कर्पूरी। साथियों, आज बिहार में बाई इलेक्शन का रिजल्ट आ रहा है और अभी तक जो ट्रेंड है, डिक्लेयर तो नहीं हुआ है, लेकिन लग रहा है बांकीपुर से जो जन स्वराज पार्टी के नेता है प्रशांत किशोर जी जीतने वाले हैं। अब ये कई लोग पूछ सकते हैं कि अगर ईवीएम हैक हो जाता है तो वो कैसे जीत रहे हैं। देखिए, ईवीएम का जो खेला है बहुत ही षड्यंत्रकारी रूप से चलाया जाता है। यह तय किया जाता है कि कौन जीतेगा। सिर्फ यह नहीं तय किया जाता है, यह भी तय किया जाता है कि सेकंड कौन आएगा, चूंकि उसके बाद लोगों को अगर साथ खड़ा होकर मुकाबला करना है ईवीएम के तोते वाले राक्षस भारतीय जनता पार्टी का, तो वो भ्रम में रहे कि किसके पास अधिक लोगों की संख्या है। उत्तर प्रदेश में यह खेल सपा और बसपा के बीच में बराबर किया जाता है। मैं बता दूं, कई बार इस मंच पे बता चुका हूं कि जब आदरणीय वीपी सिंह साहब ने मंडल कमीशन लागू किया तो इस देश में हाहाकार मचा। ऐसा लगा कि वर्षों बाद देश के 65% जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं वो भी कहीं आगे की कतार में आ न जाए, और अगर एससी एसटी को मिला लिया जाए तो 85% से अधिक लोग, जहां पर उनकी संख्या लगभग नगण्य है, शासन, प्रशासन, संसाधन सभी जगह, विश्वविद्यालय, कहीं वो भी आगे न आ जाए, तो 3 षड्यंत्र किया गया था। पहला, कॉलेजियम सिस्टम, यानी जज ही
जज को चुने, अपने ही समुदाय से, अपने ही परिवार के लोगों को वो शामिल करेंगे। उसमें कोई मापदंड नहीं होगा, कोई तथाकथित मेरे जिसकी ये लोग कस्में खाते हैं उसकी कोई स्थान नहीं रहेगी। दूसरा षड्यंत्र निजीकरण, यानी आप नौकरी कैसे लेंगे, सरकारी संस्थाएं बचेंगी ही नहीं, निजी हो जाएंगी, तो आप कैसे आरक्षण लेंगे? यानी फिर उसमें हम अपना खेल जारी रखेंगे। और तीसरी बड़ी साजिश थी ईवीएम से चुनाव करवाना। और ईवीएम के बारे में अभी हमसे पहले जो हमारे महाराष्ट्र के साथी भैया जी रामटेके जी ने जो कहा, मैं 100% उनसे सहमत हूं। साजिश गंभीर है। कई बार चुनाव आयोग पूछती है कि आप साबित करें कि ईवीएम गलत। मैं प्रश्न उल्टा करता हूं, आप साबित करें कि जो वोट हमने ईवीएम में दिया वो उसी प्रत्याशी को गया जिसको हमने वो वोट दिया। वो नहीं कर सकते हैं साबित। और इसी आधार पर जर्मनी के सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया, बैन कर दिया ईवीएम को जर्मनी में। और जर्मनी ही नहीं, जिन राष्ट्रों की देखा देखी और जिनको सबसे डेवलप्ड नेशन कहा जाता है, जहां डेमोक्रेसी है, जहां प्रजातंत्र है, चाहे वो इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, जापान हो, फ्रांस हो, हॉलैंड हो, नीदरलैंड हो, सभी जगह बैलेट से चुनाव होते हैं। क्यों? तो आर्गुमेंट ये आता है कि बैलेट से इसलिए चुनाव होते हैं कि पहले ईवीएम से इसलिए होते हैं कि पहले बैलेट में गड़बड़ी होती थी। साहब, बैलेट में गड़बड़ी होती थी, कई जगह चुनाव रद्द होते थे, लेकिन उसके सबूत मिलते थे। यानी अगर किसी ने बैलेट को लूटा, अगर वहां कोई गड़बड़ी हुई, जिस समय सीसीटीवी का दौर नहीं था, जिस समय इतने आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस चुनाव आयोग नहीं थी, वो फिर भी देखते थे चुनावें रद्द होती थी। लेकिन ईवीएम से तो आपने पूरी व्यवस्था को ही लूट लिया है। कहां पर कौन जीतेगा, कैसे जीतेगा, यह पहले से तय रहता है। और पिछले 2-3 चुनाव से लगातार ऐसे लोग सत्ता में हैं जिनको जनता का समर्थन प्राप्त नहीं, और वो दिख जाता है जिस दिन चुनाव के परिणाम आते हैं। चुनाव के परिणाम में नकली पैसे पर ढोल ताशा बजाने वाले, मिठाई बांटने वाले खड़े रहते हैं, और जो बेचारे वोट देकर ठगे से महसूस करते हैं वो चुप रह जाते हैं। क्यों जाएंगे बोलने? क्यों जाएंगे बोलने कि हमने तुमको वोट नहीं दिया? क्योंकि कल जैसे अभी बच्चों के साथ जो जंतर मंतर पर अपना विरोध कर रहे थे, उनकी मैपिंग हो रही है, चेहरे का मैपिंग, उनको पकड़ा जा रहा है। कल को वो अगर रोजगार के लिए जाएंगे तो उनके साथ भेदभाव बरता जाएगा, उनको बैन कर दिया जाएगा, और अभी उनके खिलाफ एफआईआर की जा रही है। तो इस तरह के षड्यंत्र और इस तरह की गुंडागर्दी भारतीय जनता पार्टी आरएसएस पर लगातार कर रही है, और उनकी शुरुआत वो ईवीएम से की थी। उसमें भी जब उन्हें लगा कि जनता यानी विरोध करने वालों की तादाद इतनी बढ़ गई है कि ईवीएम से हम मैनेज नहीं कर सकते हैं, तो हम वोटर को भी चुनेंगे, एसआईआर ले आए। यानी सरकार तय करेगी कि कौन वोट देगा, कौन। और कहता है सुप्रीम कोर्ट और संविधान कि चुनाव आयोग को कोई शक्ति नहीं है कि वो तय करे कि नागरिक कौन है भारत का, लेकिन वो हर दिन एक नया सगुफा छोड़ता है। कभी कहता है कि आपके आधार कार्ड मान्य नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद कहता है कि ये मान्य नहीं है, और अब तो कह रहा है कि पासपोर्ट भी मान्य नहीं। तो कौन सा कागज
यह साबित करता है कि हम और आप इस देश के नागरिक हैं। मैं सबसे पहले वो कागज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज मांगता हूं कि वो साबित करें देश के सामने कि वो इस देश के नागरिक हैं। हमारा तो इतिहास है, हम कई सदियों से 5 पुश्तों से देश के लिए लड़े। कम से कम मेरे परिवार का इतिहास है, हम जानते हैं। आपका तो कोई इतिहास हमें मालूम भी नहीं। आप कहां से आए, कौन थे, क्या थे, लोगों को नहीं पता है। और जिस संगठन से आप हैं उसके तो राष्ट्रीयता भी बड़ा प्रश्न चिन्ह उस पर लगातार आता है। आपने 55 साल तक अपने मुख्यालय में तिरंगा नहीं लहराया। तो ये जो साजिशें मैंने बताई, उन साजिशों को एक तरह से उनका मुकाबला करने के लिए आज जैसे सभा की जा रही है वी द पीपल, संविधान बचाओ संघर्ष समिति और अन्य संगठनों द्वारा, और ये जो 2 मुद्दे आपके सामने हैं, निजीकरण और ईवीएम के विरुद्ध कैसे संघर्ष हो, हम तो समझ गए हैं, लगातार हम बोल रहे हैं, परंतु आश्चर्य की बात है हमारे नेता नहीं समझ पा रहे। हमारे पॉलिटिकल पार्टीज के नेता खुश रहते हैं। ममता जी बड़ी खुश थी चुनाव के पहले, मुसलमानों की बड़ी संख्या है, हम तो बड़ी पॉपुलर है, जीत जाएंगे। क्या हुआ? इसी तरह एमके स्टालिन साहब, निजी तौर पर मैं जानता हूं, हमारे सभा में पी विल्सन साहब अक्सर आते हैं जो डीएमके पार्टी के सांसद हैं। मेरी बात भी हुई थी, मैंने कहा भी था कि भारतीय जनता पार्टी वहां जीत नहीं पाएगी तो वो एक शख्स को लाएगी जिसका नाम हम लोग जानते हैं, जो एक्टर, और हुआ वही। तो प्रश्न उठता है कि एमके स्टालिन साहब को कभी नहीं लगा कि ईवीएम के खिलाफ भी हमें कुछ बोलना चाहिए, लड़ना चाहिए। बोल तो रहे थे लेकिन आंदोलन नहीं हुआ। तेजस्वी जी भी बड़े खुश थे, और आगे परीक्षा की घड़ी अखिलेश जी का। मैं उनको आज इस सभा में आगाह करता हूं, चेतावनी देता हूं, उनसे विनती भी करता हूं कि आप चुनाव सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं, आप इस देश के एक बड़े षड्यंत्र के खिलाफ खड़े हैं, और इस षड्यंत्र का मुकाबला एक सिर्फ वोट से नहीं होगा, एक पूरी की पूरी शक्ति आपको लगानी पड़ेगी, देश की जनता को साथ में लेकर खड़ा रहना पड़ेगा, ईवीएम को चुनौती देना पड़ेगा। मैं क्यों कह रहा हूं ये बात? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में ही सबसे पहले ये किताब लिखी गई थी। हमारे साथी यूट्यूबर्स जानते हैं, जो डेमोक्रेसी पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा था जब भारतीय जनता पार्टी के अभी एक प्रवक्ता है, सांसद भी हैं, उन्होंने किताब लिखी थी, और उस किताब का विमोचन एलके आडवाणी साहब ने किया, जिसमें ईवीएम पर प्रश्न उठा था, और उसके बाद केस लड़ा। और सुब्रमण्यम स्वामी भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार कहते रहे, उन्होंने तो इतना तक कहा कि मैं जापान में चिप बनाने वाले कंपनी से जब पूछा कि आप चिप बनाते हैं ईवीएम का, तो आपके देश में क्यों नहीं ईवीएम से चुनाव होता है, तो उन्होंने कहा कि हम क्या, हम नहीं चाहते हैं कि हमारी चुनाव हो या एक षड्यंत्र हो। या तो सुब्रमण्यम स्वामी भी केस दायर किए, प्रशांत भूषण साहब भी उस केस में थे, और एक पास हुआ आदेश वीवीपीएटी लाया जाए। अब वीवीपीएटी क्या है? पर्ची। मैं आपको बता दूं, हमारे सभा में कई बार राजेंद्र पाल गौतम साहब भी आते हैं, डॉक्टर रतन लाल तो बैठे ही हैं, और भी हमारे कई साथी हैं जो ईवीएम के विरुद्ध संघर्ष कर रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट में बलराज मलिक साहब हैं, सुप्रीम कोर्ट में हमने जाकर एक प्रदर्शन किया था। क्यों? क्योंकि कोर्ट में केस आया था 2023 में, मांग क्या थी कि वीवीपीएटी की भी पर्ची गिन ली जाए। अब चुनाव आयोग क्या क्या दलीलें लेकर आया उसके खिलाफ, बहुत समय लग जाएगा। तो वकीलों ने कहा कोर्ट में
कि आप वैसे भी तो 1-1.5 महीने में चुनाव कराते हैं। ईवीएम को सेट करने के लिए कम से कम 10 दिन चाहिए, तो 10 दिन का कम से कम गैप रखा जाता है। क्यों रखा जाता है कुछ नहीं पता होता है। अगर चुनाव गड़बड़ी हुई अगले दिन पुनर्मतदान हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में दूसरा दलील क्या था, बहुत आपको हंसी लगेगा। वीवीपीएटी की जो पर्चियां इतने उम्दा क्वालिटी की है कि उनको जब गिना जाएगा तो उसमें काफी समय लग जाएगा। बाद में हमने देखा कि आप लोग पेट्रोल तो भरवाते होंगे, कई बार एटीएम में पर्ची भी निकलवाते होंगे। वो पर्चियां 1 महीने के बाद उस पर क्या प्रिंट था आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। बिल्कुल हूबहू वही पर्चियां, उसी क्वालिटी के कागज, उसमें भी शायद पैसा खाया होगा, क्योंकि वहां आपको पता होना चाहिए कि चुनाव आयोग के किसी भी खर्चे का कोई ऑडिट नहीं होता, बांग्लादेश में भी नहीं होता था। तो ये जो ऑडिट नहीं होता है वो उनको बहुत सारे लिबर्टीज देता है। तो उस पर्ची को चुनाव आयोग को रखना था 6 महीना तक, लेकिन उन्होंने क्या किया, 3 महीने में ही उन पर्चियों को नष्ट कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में कभी भी उन पर्चियों की मांग की जा सकती है, लेकिन यह क्या कहा गया कि हम जो है सो पर्ची को रख नहीं पाए, और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं किया। तो सुप्रीम कोर्ट लगातार उनके साथ उनके साजिश में शामिल रही, क्योंकि उन्होंने कोई ऐसा फैसला नहीं दिया जिससे यह पता चले कि आपकी पर्चियां क्यों नहीं गिनी जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल काउंटिंग हो रहा है तो पेपर पर भी काउंटिंग करने में क्या अर्थ है। संविधान सभा में केएम मुंशी थे, बहुत प्रबुद्ध सदस्य, और उन्होंने एक भाषण दिया था, चुनावी प्रक्रिया शुड बी अबव एनी सस्पिशन, किसी भी शक शुबा से ऊपर होना चाहिए। दे शुड बी लाइक सीजर्स वाइफ, एक अंग्रेजी में कहावत है, यानी सीजर जो कभी प्राचीन काल में सम्राट थे, उनकी पत्नी जो थी महारानी, उनके बारे में कहा जाता था कि उन पर किसी प्रकार का शक नहीं होना चाहिए, तो ये मुहावरा प्रयोग होता है। ऐसा ही लेकिन चुनाव आयोग में देखिए क्या कहा और किसने कहा। सीतारमण मैडम है, आप लोग जानते होंगे कौन है, इस देश की वित्त मंत्री, और उनके पति का क्या नाम है, प्रभाकर, वही नाम है ना सर। उन्होंने आंध्र प्रदेश के चुनावी नतीजे का एक विश्लेषण करके, खोज करके और उसको प्रकाशित किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला। जो हमारी गोदी मीडिया है उसकी एक लाइन भी रिपोर्ट नहीं की। मैं शुक्रगुजार हूं आप लोगों का, जो यहाँ यूट्यूबर्स हैं, आप लोगों ने बहुत बड़े जनतंत्र का भार अपने कंधों पे संभाल रखा है, आप लोगों ने रिपोर्ट किया था। तो उन्होंने कहा कि चुनाव के कितने बजे खत्म होती है, 6 बजे शाम को। तो आंध्र प्रदेश में 6 बजे शाम से लेकर 12 बजे रात के बीच में 72 लाख से ऊपर पोलिंग हुआ, और इसी तरह 12 बजे रात से लेकर लगभग सवेरे तक पोलिंग होता रहा, कहीं रिपोर्ट नहीं हुआ। चुनाव आयोग के किसी भी दस्तावेज रिपोर्ट में यह नहीं है। आप लोग को पता होना चाहिए कि 5-6 बजे जो भी काउंटिंग का वोटिंग का समय है, उसके बाद जब एंटर करते हैं तो आपको पर्ची दी जाती है कि आप अंदर आ गए थे समय में, अब चाहे 10 बज जाए या 12 बज जाए आप वोट देकर जाएंगे। वो पर्ची का इशू ही नहीं हुआ। तो ये चुनाव में वोट कहां से आते गए, और चुनाव में उस वोट का रेट क्या था, 6 सेकंड में एक वोट, 6 सेकंड में एक वोट पड़ रही थी। जो आप लोगों में से वोट दिए हैं उनको पता है कि जब एक व्यक्ति बटन दबाता है और निकलता है बाहर, और उसके बाद दूसरा व्यक्ति जाता है, तो उसको सेट होने में मिनिमम, बहुत तेजी से दौड़ रहे हैं तो भी कम से कम 25 सेकंड लगते हैं मिनिमम। और यहां तो वो आपके कई सारे दस्तावेज चेक होते हैं।
तो बड़ा षड्यंत्र है। मैं निजीकरण पे इसलिए नहीं अधिक बोल रहा हूं कि जब आपके हाथ में जनतंत्र ही नहीं है, बाबा साहब ने एक बड़ी ताकत दी थी आपको, राइट टू वोट। आप सरकारें बदल सकते हैं। क्या आप सरकार बदल सकते हैं? जो वोटिंग का व्यवस्था है, जिस तरह से लोग जंतर मंतर पर आए हुए थे बच्चे, जिनको एक सिनेमा की अभिनेत्री, जिनके अपने चाल चरित्र हाव भाव पर बहुत लोगों की नजरें उठती, बच्चों के बारे में, हमारे परिवार के, इस देश के स्कूल कॉलेज के छोटे बच्चों के बारे में क्या कह रही थी, हमने सुना और बड़े माकूल जवाब संसद में सांसद आदरणीय सांसद संजय सिंह ने उनको दिया। हम संजय सिंह जी की तारीफ करते हैं इस बात की। और इसके बाद इस देश के और इसी दिल्ली के सामने पार्लियामेंट स्ट्रीट में जो डीसीपी थे, वो किस तरह से अपने डंडे का प्रयोग कर रहे थे, यह भी हमने देखा। क्या ऐसे लोग अगर वास्तविक रूप से चुनाव हो तो जो सरकार इतना देने में संसद में आ नहीं रही है, कांप रही है, क्या दोबारा चुन के आ सकते हैं? मैं आपसे पूछता हूं, पूरे देश से पूछता हूं। आप किसी भी तरह से, चाहे आपके सामने पैसे हो, जाति हो, धर्म हो, लेकिन जब आपके बच्चों पर बात आ जाएगी तो क्या उस सरकार को आप बर्दाश्त करेंगे? आपके बच्चे थे सब, आपके बच्चे हैं। यह अलग बात है कि उनमें से जब बहुत लोग आने लगे तो आरएसएस ने अपने लोगों को भी भेजना शुरू किया। मैं एक बात करके अपनी बात समाप्त करूंगा। हम लोगों ने देखा कि बहुत एक वीडियो भी आई, बहुत बड़े साहब की आई, लेकिन क्या आपने देखा कि जब तक ये विरोध हो रहा था जंतर मंतर पर, आप सब थे यहाँ जितने हमारे साथी लोग थे। अब गजेंद्र जी तो भीड़ में कैसे कैसे घुस रहे थे, हम लोग तो आपको भी देख रहे थे। एक भी रिपोर्ट आपने की कि लोग बदसलूकी कर रहे हैं किसी पर? ये अपनी मांग लोग रख रहे थे। पढ़े लिखे बच्चे थे, पढ़े लिखे बच्चे, संस्कारी ऐसे लोग जो सिर्फ मजाक में मीम बना रहे थे। मीम मतलब इंस्टाग्राम पे रील, छोटे छोटे। अब रील बनाने का तो आह्वान किसने किया आप सब जानते हैं। रील बनाओ और कमाओ, तो लोग उन्हीं की बात को मानते हुए अब बात उन पर आ गई। लेकिन जैसे ये विरोध खत्म हुआ, यानी कि जंतर मंतर वाला, हालांकि कल फिर एक बड़ा विरोध हुआ है, रविवार को जंतर मंतर पर हुआ है, लेकिन जब वो विरोध खत्म हुआ तो अचानक बीजेपी के आईटी सेल से नए नए वीडियोस आने लगे और उन वीडियोस में जो बैकग्राउंड है वो बहुत ही एक प्रकार से आपको दिखेगा नहीं कि उसी जगह की है जहां ये कहा जा रहा है। और यह बताया जा रहा है कि बहुत ही निर्लज तरीके से, असंस्कारी तरीके से इस देश के बच्चे गाली गलौज कर रहे हैं और इस तरह की बातें कर रहे हैं जो उन पर शोभा नहीं देती है। मैं चैलेंज करता हूं, चुनौती देता हूं बीजेपी के आईटी सेल को कि उस समय के टाइमलाइन के साथ, आपके वीडियोस में तो रहता है टाइमलाइन, आप जारी करें। जो 15 साल की बच्ची पर एफआईआर भी किया गया, उसे बताया क्या गया कि 25 साल की है। आप लोग पढ़े होंगे। तो ये झूठ, फरेब और लाठी वगैरह की बात तो आई नहीं। तो खैर, लाठी खाने वालों को लाठी ही नहीं, हर तरह से पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार सहने वालों को हमारे बड़े साहब ने माफ कर दिया। जनतंत्र की लाज रह गई, ईवीएम की लाज रह गई, और ईवीएम को अब कोई उस पर बात ही नहीं उठेगी। तो मेरा आखिरी में इतनी ही विनती है आज इस सभा में, और हमारे सभी साथी जो सुन रहे हैं, चाहे हमारे सामने या हमारे जो बहुत प्रभावशाली और बहुत ही
मजबूत यूट्यूबर्स हैं, साथी हैं, उनके माध्यम से मैं सारे देश से एक विनती करना चाहूंगा कि ये लड़ाई तभी हम जीतेंगे जब इस देश से ईवीएम हटे, जब वास्तविक रूप से जनतंत्र वापस आएगा, जब आपकी वोट की ताकत आप ही की वोट की रहेगी, जब यह फैसला होगा कि जिसको वोट मिला वही जीता है, तब जाकर इस देश में न लाठी गोली चलाने की छात्रों पर और युवाओं पर कोई हिम्मत करेगा, न इस देश के संसाधन को कोई बेचने का हिम्मत करेगा, न इस देश को जाकर विदेशों में डील करके किसानों की गर्दन काटने का कोई हिम्मत करेगा, और न ही इस देश के युवाओं के रोजगार को रौंद कर और उनको यह कहने के लिए कि मैंने तुम्हें माफ किया, ऐसी कोई जरूरत नहीं करेगा। इसी बात के साथ जय संविधान।